नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 5 खबरें आपको दिखाएंगे 5 बड़े शहरों से। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर। सीबीआई ने दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर पूछताछ की है। पूछताछ के लिए उनको तलब किया गया है और जिसके चलते मामले में पूछताछ के लिए सिसोदिया आज 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां सुबह से ही सीबीआई जो है लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। और वहीं दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाने जाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए न सिर्फ आपत्ति जताई है, बल्कि इस कार्रवाई को गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर जोड़ते हुए बताया है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार के इशारे पर सीबीआई मनीष सिसोदिया को चुनाव तक जेल भी भेज सकती है। इस तरह से ट्विटर पर लगातार अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं, जहां पर वो कई बातें कह रहे हैं और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में एलजी को भी कानून व्यवस्था को लेकर नसीहत देते हुए कहा कि वो बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दे। तो लगातार देखिए, सुबह से ही मनीष सिसोदिया को लेकर पूछताछ जारी है, उनसे पूछताछ हो रही है। सीबीआई की कार्रवाई पर दिल्ली में सियासी संग्राम मचा हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। सुना है? किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? उन्होंने सारे स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर गजब किया, इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। आजादी के लिए 20-20 साल के लड़कों ने कुर्बानी दी थी। देश आज फिर कुर्बानी मांग रहा है। देश आज फिर ऐसा सीना मांग रहा है जो जेल जाने से ना डरे, और हमें गर्व है कि हमको जेल जाने से नहीं डर सकता। हम जेल भरेंगे। आज इनकी तैयारी मुझको जेल में डालने की है। इन्होंने सीबीआई भेज के मेरे घर पे रेड कराई, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे बैंक लॉकर तलाश लिए, बैंक लॉकर में से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे गांव में जाके ढूंढा कि कहीं कोई जमीन खरीद रखी होगी, परिवार में कुछ खरीद रखा होगा, कुछ नहीं निकला, सब जानते हैं। इसलिए आज इनकी तैयारी है कि मुझे जेल में डाल दें। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। स्टिंग ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया, कारण क्योंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है। आश्चर्य का विषय है, सत्येंद्र जैन के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और 2 दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। मैं आज देश से अपील करता हूं, दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला, दारू के ठेकों को बांटते समय भ्रष्टाचार करने वाला, उसकी कंपैरिजन आप महामहिम भगत सिंह से करेंगे, देश पे शहीद होने वाले भगत सिंह से करेंगे।
और ये देश सुनता रहेगा? आप लोग विचार करिए, आप सोचिए किस व्यक्ति की कंपैरिजन किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। भगत सिंह इज एन इंस्टीट्यूशन, भगत सिंह रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस, भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक है। और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, ये धृष्टता है, ये उचित नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, लगातार ये सियासी संग्राम जो है दिल्ली में बना हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए लगातार दिल्ली में जो सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहां पर चल रही है और काफी लंबी चलती नजर आ रही है लड़ाई। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया था 11 बजे, जिसमें आज जो है प्रचार के लिए वो खुद गुजरात जा रहे थे। गुजरात में जो चुनाव प्रचार है उसको देखते हुए उनको जो है सीबीआई ने 11 बजे अपने सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया था। उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है, लेकिन अब इसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को जो है जेल में रखने की बात भी कही गई है कि जेल में रखा जाएगा गुजरात के मुख्यमंत्री, वो अरविंद केजरीवाल ने कही है। यही बात आपको बता दें, जिस तरीके से आज पूरी तरीके इसमें धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर चल रहा था। तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खुद राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसके बाद में तमाम जितने भी उनके साथ विधायक थे उनको भी हिरासत में ले लिया। तमाम कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके घर के बाहर भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धारा 144 भी वहां पर लगा दी गई है, क्योंकि जिस आज आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया था 11 बजे, तो उसी को देखते हुए जो है मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि जिस आम आदमी पार्टी की जो सरकार है गुजरात में बनने जा रही है, खुद अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है बनाने अपनी सरकार जा रही है। तो उसको देखते हुए तो उसमें बीजेपी जो है कहीं हारते हुए भी नजर आ रही है। तो उसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो अपने अलग अलग जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वहां बुलाया था और अभी तक जो पूछताछ है वो जारी है। जी बिल्कुल, और पूछताछ लगातार चल रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर निकलकर सामने आई कि आम आदमी पार्टी अलग अपनी बयानबाजी दे रही है और उस पर पलटवार बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहा है। पर ये जो पूरी सियासी लड़ाई है, इसको देखकर यही लग रहा है कि लंबी चलेगी, क्योंकि अब गुजरात का भी चुनाव है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को पूरी टक्कर दे रही है, और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद को लेकर आज चुनाव संपन्न हुआ है, मतदान हुआ है आज, और बड़ी संख्या में यहां पर डेलीगेट्स पहुंचे हैं, मतदान किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 93,100 डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंचे हैं, और दोपहर 3 बजे तक करीब 71% मतदान हुआ है, जो शाम के करीब 4 बजे तक खत्म हो गया। इस दौरान ये पूरा मतदान जो है उसको कराया गया शांतिपूर्ण तरीके से। इस चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। दोनों की किस्मत का फैसला अब बैलेट बॉक्स में कैद हो चुका है। देश के लोगों की निगाहें भी अब 19 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष पद की अब कमान संभालेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी ने वोट किया है, सभी ने अपना मत वोटिंग मशीन यानी कि बैलेट बॉक्स के जरिए अब जो भविष्य है वो तय किया है कि आखिर कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होने वाला है। देश के लोगों की निगाहें भी अब 19 अक्टूबर पर आने वाले जो फैसले को लेकर जानकारी जो आएगी उसको लेकर टिकी हुई है, और 24 साल में ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं उतरा है। और बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। लगातार कांग्रेस पर इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे कि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस निकल ही नहीं पाती है। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को कई बार घेरा गया है, और अब ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि वोटिंग हुई है, वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है, गांधी परिवार से बाहर का कोई अब अध्यक्ष जो है होने वाला है, जिसको लेकर चुनाव हुआ है और चुनाव पूरा संपन्न कर लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान संपन्न हो गया है, वोटिंग खत्म हो गई है, नतीजों पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैलेट बॉक्स के अंदर खड़गे और थरूर की किस्मत जो है वो बंद हो गई है। 19 अक्टूबर को हालांकि साफ हो जाएगा कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष पद अब संभालने वाला है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर बैठक हो रही है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राधा मोहन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम आवास पर सभी लोग पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे इनके साथ। और आपको बता दें कि गोला विधानसभा उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ संवाददाता प्रियम पाठक ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, देखिए जो बैठक है इसको लेकर लगातार यही जानकारी मिल रही है कि निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार होगी और बीजेपी के लिए, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी हर छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत सीरियस लेती है, निकाय चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहरा है। इसको लेकर ये बैठक की जा रही है। बिल्कुल, आने वाले समय में जो निकाय चुनाव है उसको लेकर लगातार मंथन है बीजेपी पार्टी और संगठन के साथ चल रहा है। उसी से लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। आज भी देखें तो राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो पहुंची थी और उन्होंने बैठक जो है उसको दिया और लगातार जो ये बैठकें हैं वो की जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक जो है वो चल रही है। दोनों डिप्टी सीएम और क्या सकते हैं दोनों डिप्टी सीएम संगठन के सभी पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और वो इस बैठक के अंदर आने वाले समय में जो निकाय के चुनाव है उसको लेकर और इसके अलावा लखीमपुर में जो गोला गोपाल खाली हुई वहाँ के जो विधायक थे उनकी मौत हुई, उसके बाद वहाँ पर उस चीज पर अब उपचुनाव होना है। तो ऐसे में उस को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी की, सभी चीजों को लेकर आज बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसमें आगे जो चुनाव है उनको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गोला गोकर्णनाथ जो सीट है वहां पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर भी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से देखिए सरकार और संगठन दोनों का ही समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों के बीच समन्वय भी स्थापित करने की कोशिश की जाएगी इस बैठक के दौरान। भूमिका किस तरीके से, संगठन की भूमिका किस तरीके से रहने वाली है, इन दोनों ही चीजों का आपस में सामंजस्य बना रहे और उसमें जहाँ पर जिसकी भूमिका की आवश्यकता हो वो बेहतर तरीके से निभाई जाए। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या अभी वहाँ के सर्वे रिपोर्ट कह रही हैं, निकाय चुनाव को लेकर बात करें या फिर जो 3 तारीख को जो लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट जहाँ पर मतदान होना है उसको लेकर बात हो, तो इन सभी चीजों को लेकर इसमें चर्चा होगी बैठक में। किस तरीके से रणनीति हो, सरकार और संगठन किस तरीके से मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर रणनीति बना सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इसीलिए माना जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है जिसमें सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं संगठन के वो मौजूद हैं, खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद है। बिल्कुल प्रियम, और देखिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं तो ऐसे में क्या सीएम तमाम जो अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको कोई दिशा निर्देश देते नजर आ सकते हैं? होनी है तो उसमें निर्देश की बात नहीं है, इसमें रणनीति की बात है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगी, किस स्ट्रेटेजी के साथ में चुनाव में जाना है, चुनावी मैदान में जाना है, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा की जाएगी। अभी तक की जो रणनीति बनी है, जो पूरी संरचना तैयार की गई है कि किस चुनाव को लड़ना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस स्टेप को कब यूज करना है, कितने चरणों की रणनीति जो है वो बनाई गई, किस तरीके से चरणवार तरीके से चुनाव होंगे तो उनको ध्यान में रखना। तो इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी और पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले समय में जो चुनाव है उनको बेहतर तरीके से लड़ा जाए और पार्टी के पक्ष में माहौल बने। सबसे अहम जो इसमें बैठक में रहने वाला है वो ये कि जो वो सीटें जो पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी उनमें हार की क्या वजह थी और हार की वजह को किस तरीके से दूर किया जाए और वहां पर कैसे अपनी जीत को एक बार फिर सुनिश्चित किया जाए, इस चीज को लेकर भी मंथन होगा। बिल्कुल, तो यानी कि चिंतन मंथन इस बैठक के दौरान होगा और इसी वजह से तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव
कि आज अस्थियां जो है हरिद्वार में चंडी घाट के नमामि गंगे घाट पर विधि विधान के साथ विसर्जित कर दी गई हैं और इस दौरान मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा वहां पर मौजूद दिखा। अस्थियों के विसर्जन के साथ ही नेताजी को अंतिम विदाई दी गई। अखिलेश यादव ने अस्थियां गंगा में विसर्जित की। अस्थि विसर्जन के वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और आपको बता दें कि कार्यक्रम पहले रखा गया था वीवीआईपी घाट पर और उसके बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। उसके बाद कार्यक्रम में बदलाव भी किया गया और फिर बदले कार्यक्रम की प्रेस रिलीज जारी की गई। बड़ी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता उसके बाद भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव और तीनों बच्चे भी मौके पर रहे मौजूद और साथ ही साथ शिवपाल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। अस्थि विसर्जन के बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और परिवार के अन्य सदस्यों ने गंगा स्नान भी किया। वो तस्वीरें भी हमने आपको पूरा दिखाई थी। यूं गंगा की गोद में समाये मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को अखिलेश यादव विसर्जित करते नजर आए। मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा इस दौरान अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में मौजूद रहा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया था। पत्नी डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी उनके साथ मौजूद थी, उनके बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे। पूरा यादव कुनबा यहाँ पर मौजूद रहा। नेताजी को अंतिम विदाई पहले ही दी जा चुकी है और ये अंतिम कार्यक्रम कह सकते हैं कि अस्थि विसर्जन का जो था इसको पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, हाथ में अखिलेश यादव अस्थि कलश लेते हुए गंगा घाट पर पहुंचे और फिर उन्होंने अस्थियों को विसर्जन किया। अस्थियों को विसर्जित करते हुए मुलायम सिंह यादव को सभी ने याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मुलायम सिंह यादव के समर्थक, मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार, उनके बेटे और साथ ही साथ बेटे की पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई सभी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने पिता की अस्थियों को विसर्जित किया, गंगा स्नान किया। डिंपल यादव ने भी गंगा स्नान किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज विसर्जित की गई और ये तीन तस्वीरें आप देखिए, गंगा में डुबकी लगाते हुए परिवार नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें पूजा करते हुए परिवार के सभी लोग नजर आ रहे हैं और तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव अस्थियों को विसर्जित कर रहे हैं। संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज अस्थि विसर्जन कर दिया गया, कितनी भीड़ वहां पर आपको देखने को मिली, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिला आज? बिल्कुल, जिस तरह से मुलायम सिंह की जो अस्थियां आज 11:15 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचनी थी, जोली ग्रांट पर वो पहुंची और लेकिन हालांकि जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी वो 12 बजे से यहाँ पर जो हरिद्वार में जो पूजन होना था वो उसका 12 बजे के टाइम दिया गया था, लेकिन सारा शेड्यूल थोड़ा सा लेट चला है। करीबन सवा या 1:30 बजे के आसपास अखिलेश और अपने अन्य परिवार के साथ अखिलेश यहाँ पर पहुंचे हैं अस्थियां लेकर, जिसके बाद भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने मुलायम सिंह को धरती पुत्र बताते हुए उनके अमर रहने की यहाँ पर कामना करते हुए उनके नारे लगाए। उसके बाद यहाँ विधि विधान से जो उनके पुरोहित हैं शैलेश मोहन, उन्होंने यहाँ पर उनका पूजन यहाँ पर कराया कि अस्थियों का जो पूजन हुआ पूरा विधि विधान से यहाँ पर पूजन हुआ। करीबन आधा पौना घंटा पूजन चला, जिसके बाद अखिलेश ने जो गंगा है उसमें यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया, जिसके बाद न केवल अखिलेश बल्कि उनकी पत्नी डिंपल और उनके पुत्र ने भी यहाँ पर अन्य परिवारजनों के साथ गंगा स्नान किया और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात कि मुलायम सिंह यादव के जिस तरीके से समर्थक हैं यूपी में, तो हमने तस्वीर देखी कितने बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे थे और आज अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम की जानकारी जब कार्यकर्ताओं को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पहुंचना भी शुरू हुआ और उसके बाद ये जानकारी मिली कि कार्यक्रम को चेंज कर दिया गया है। घाट जहां पर पहले प्रस्तावित था कि कार्यक्रम रखा जाएगा उसको बदला गया। ये बिल्कुल तय था कि जिस तरह से उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफी
क्योंकि जेड प्लस सुरक्षा है अखिलेश की भी और अन्य जिस तरह से वीआईपी लोग उनके साथ आने थे, क्योंकि हर की पैड़ी पर इन दिनों गंगा दशहरे पर सफाई का काम चलता है गंगा में, तो उसके सफाई के चलते यहाँ पर हर की पैड़ी पर गंगा में पानी भी कम था, जिसके चलते सारी व्यवस्थाएं देर रात जो चंडी घाट का नमामि गंगे घाट है वहां पर की गई और सारी व्यवस्थाओं के चलते इसके बाद ही सभी लोगों को सूचित किया गया। सुबह तड़के सभी मीडिया वालों को और अन्य सभी जो उनके समर्थक थे उनको स्थान परिवर्तन का वहां पर जो जिला इकाई है उसके द्वारा वो सब व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। हालांकि उसके बाद भी जिस तरह से अचानक से इस तरह का स्थान परिवर्तन किया गया, लेकिन उसके बाद भी लोग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके जो अखिलेश है या उनके जो परिवार के जन है या अपने जो नेता जी हैं उनकी जो अस्थियों का विसर्जन था उसको यहाँ पर देखने के लिए और बिल्कुल, और पूरा यहाँ पर इंतजाम पूजा पाठ का किया गया था बेहतर तरीके से, और अखिलेश यादव के साथ साथ उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था, यादव पूरा कुनबा मौजूद था, जो कि यहाँ पर सभी लोग मौजूद रहे और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी के पिता ने अंकिता हत्याकांड की जांच अब सीबीआई से करवाने की मांग की है और लगातार जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से अंकिता हत्याकांड को लेकर, दोषियों को सजा देने को लेकर तमाम उत्तराखंडी जो है वो इकट्ठे हुए, देश भर से आवाज उठ रही थी। और अभी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अंकिता के पिता ने भी सीबीआई जांच कराने की बात कही है। अंकिता के पिता का कहना है कि एसआईटी की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं, जिस पर वे इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं। तो वहीं अंकिता को न्याय मिले, इसको लेकर आज अंकिता भंडारी के घर से तिरंगा की यात्रा जो है शुरू की गई। इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर से आए छात्र नेताओं से लेकर स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जो तिरंगा यात्रा को बंतरा रिजॉर्ट तक लेकर जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, तिरंगा यात्रा निकाली गई। परिजनों की मांग है सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि परिजन एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। जो भी जांच हो रही है ये मतलब पीछे जा रही है, आगे नहीं हो रही है। तो हम लोग सब महिलाएं सब सीबीआई की जांच चाहते हैं, महिला मंगल दल सीबीआई की जांच चाहते हैं। ये एसआईटी जो ये कहते हैं, इन्होंने अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हमारी बस सरकार से, अगर सच में हो तुम धाकड़ धामी तो सीबीआई में भर दो हामी। हमारी बस यही एक अपील है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। वो युवा हैं और हम भी युवा हैं, तो हम युवा होने के नाते हम बस यही अपील करते हैं कि आप अंकिता बहन को न्याय दो और सीबीआई की जांच हो। लगातार अंकिता हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से आवाज बुलंद हुई और खुद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने भी लगातार इस मामले को लेकर कई बार स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अंकिता हत्याकांड की जांच जो है उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाएगा और हत्यारों को सजा जरूर दी जाएगी। और इसको लेकर लगातार अन्य लोग भी एक साथ इकट्ठे हुए, आवाज बुलंद हुई और अंकिता को न्याय मिले, इसको लेकर कई लोग इकट्ठे हुए। उत्तराखंड में जिस तरीके से अंकिता की हत्या की गई उसके बाद से ही एसआईटी का गठन किया गया और कई अन्य बातें भी इस दौरान कही गई। अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। और अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता के क्योंकि पिताजी ने ये बात कही है कि वो एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच की मांग अंकिता के पिता ने की है। परिजनों का कहना है कि सीबीआई से जांच होगी, उसके बाद ही अंकिता के जो कातिल हैं उनको सजा बेहतर तरीके से मिल पाएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।